Welcome students, myself Ravindan Kumar Singh from Central Public Schools. I am here as a science expert and today now we are going to take up the topic of class 9th. So let us the topic, what's the topic is? A topic is the first parts of cell यानी कि the fundamental unit of life that is called cell. ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी का इस बायो क्लास में बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि ये सेल जो है ये सेल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम क्लियरफाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते चले स्टूडेंट्स कि सेल की हिंदी होती है कोशिका। कोशिका ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ वर्ड जो लिखा हुआ द सेंटेंस कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। आज इस सेल चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल होता क्या है, ये सेल वर्ड आया कहाँ से, ठीक है, फिर इस सेल को डिस्कवर किसने किया, ठीक है, फिर इस सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे सबस्टांस हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि सेल अपने अंदर किस किस सबस्टांस को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट लोग आए सेल के बारे में, सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल के एक्स्ट्रा मतलब कि जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए, इन सारी चीज को आज हम ब्रीफ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सबसे पहला जो सेल का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और सेकेंड जो टॉपिक पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड वो होगा सेल की डिस्कवरी, कि सेल का खोज कैसे हुआ, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं बताते चलूं कि इस यूनिवर्स में, इस एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, द बॉडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी बॉडी हैं, सारे के सारे बॉडी को हमने दो भाग में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। बॉडी अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म, हम सारे ऑर्गेनिज्म को दो भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स आप इसके प्रीवियस में पढ़ चुके होंगे कि माइक्रो जो वर्ड होता है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो जो है, इस मैक्रो का अर्थ होता है बिग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस एनवायरनमेंट में जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्मॉलेस्ट, एक टीनी यूनिट्स के मिलने से बने हुए हैं, और दैट्स द यूनिट इज नोन एज सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स कैटेगरी से बिलोंग करता हो या एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी बनी वो एक सबसे स्मॉलेस्ट, एक टीनी यूनिट से बनी, और दैट्स द टीनी यूनिट इज नोन एज सेल। इसको हमको अगर समझाना हो तो हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि किसी मकान को बनाने के लिए, किसी भी मकान को बनाने के लिए एक ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। किसी मकान को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक ब्रिक्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। जब एक ब्रिक्स, एक किसी मकान की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? ब्रिक्स। बहुत सारे जब ब्रिक्स आपस में एक साथ मिलते हैं, हम इसको एक अपने परिभाषा में इसको आपको समझाना चाहते हैं कि कितने भी बड़े मकान को अगर हम बनाते हैं तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसपे उसका बेस टिका होता है, जिससे एक बड़े मकान का हम फॉर्मेशन करते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उस मकान के लिए हो गया क्या? ब्रिक्स। और जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ ब्रिक्स आपस में एक साथ मिलते हैं तब एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका? वॉल, दीवार, मतलब कि वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जब बहुत सारे वॉल देखते हैं कि एक वॉल इधर बना, एक रूम में 4 वॉल होते हैं ना, कि एक वॉल इधर, मतलब कि ब्रिक्स की मदद से एक वॉल का फॉर्मेशन किए, फिर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ब्रिक्स की मदद से दूसरे वॉल का फॉर्मेशन किए, फिर बहुत सारे ब्रिक्स की मदद से तीसरे वॉल का फॉर्मेशन किए। तो जब बहुत सारे वॉल आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तब एक रूम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? रूम का, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जब बहुत सारे रूम आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तब एक बड़ा सा छत का फॉर्मेशन, एक बड़े सा क्या होता है? घर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में है, वो सारे ऑर्गेनिज्म एक
स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। दैट इज कॉल्ड सेल। और जब बहुत सारे सेल आपस में एक साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। फिर जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में, ग्रुप ऑफ टिश्यू जब आपस में मिलते हैं, तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में एक साथ कलेक्ट किए जाते हैं, तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, वेरियस प्रकार के सिस्टम है ना। कोई भी एक सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं अपने बॉडी से अगर नेग्लेक्ट करते हैं, सेपरेट अलग कर देते हैं, तो हमारी बॉडी जो होगी, हमारी बॉडी की टेंडेंसी, हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिले तब जाके एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। किसका, इंडिविजुअल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो आप देखिए ये इंडिविजुअल्स कौन है, हम, या कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या कोई मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या कोई प्लांट्स। तो ये इंडिविजुअल्स एक कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो इस इंडिविजुअल्स का अगर बेसिक यूनिट देखा जाए कि यह इंडिविजुअल किस चीज से बना हुआ, तो इसका सबसे जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड सेल। जिस प्रकार इस बड़े मकान, इस हाउस का बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक्स, उसी तरह इस इंडिविजुअल का बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और जब सेल आपस में कंबाइन है तो फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू। फिर टिश्यू जब मिले तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स मिले तो ऑर्गन सिस्टम एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ इंडिविजुअल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल किसे कहते हैं, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का जो सबसे बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड सेल। यह सेल ही है जिसके कारण आज इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे सामने क्या होते हैं, दिखते हैं। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म आज सीन करने को मिलते हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंड्स में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके मिलने से बने हुए स्टूडेंट्स, सेल के मिलने से बने हुए। ठीक है। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ। इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सेल, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो अगर किसी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो तो क्या उसका फंक्शन कर पाएगा। जैसे सपोज दैट हम, अगर हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी है तभी हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन को आसानी से कर पाते हैं। सपोज दैट कि हमारे इस फिंगर का स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इस हैंड में फिंगर का स्ट्रक्चर बना, तभी ना खाना भी खा सकते हैं आराम से, राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई भी काम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये किसकी मदद से बना, सेल की मदद से। तो सेल ने इसको स्ट्रक्चर दिया और जब इसको स्ट्रक्चर मिला तभी ना हम फंक्शन कर पाते हैं। जिस प्रकार मकान का जब हम स्ट्रक्चर देते हैं तभी ना उससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ले पाते हैं। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या किया गया, बोला गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अगर यह सेल नहीं होता तो किसी बॉडी को आइडेंटिफाइड हम नहीं कर सकते, किसी बॉडी को जस्टिफाइड हम नहीं कर सकते थे, किसी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेल अगर नहीं रहता तो किसी बॉडी का स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते थे, नहीं बना सकते थे। और जब स्ट्रक्चर उसका नहीं बन सकता तो फिर वो फंक्शन बॉडी कहां से करेगा, एक्सेप्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात रही कि अगर सेल को वेल डेवलप समझना हो, अच्छे से समझना हो, तो इसे समझने के पहले हमको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को समझना बहुत जरूरी है। किसको? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट्स ये है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यह क्लियर करने में मदद करता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बने हुए हैं। अगर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने दिखाया कि सेल बना टिश्यू से, टिश्यू ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से इंडिविजुअल्स, तो दैट्स अ सीक्वेंस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्लियर करने में, इस चीज को क्लियर करने में, जस्टिफाई करने में मदद करता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 13 यूनिट्स, दैट्स यूनिट्स इज नोन एज सेल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात रही
कि ये सेल जो वर्ड है, ये सेल वर्ड आया कहां से। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो सेल वर्ड आया, ये सेल जो है, ये सेल वर्ड आया कहां से स्टूडेंट्स। तो आपको बताते चले कि ये सेल जो वर्ड है, ये सेल जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड सेलुला से आया। किससे? सेलुला से। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से आया, जिसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम, लिटिल रूम। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल जो वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड सेलुला से आया, जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा क्या कि सेल होता क्या है। इस ऑर्गेनिज्म में जितने भी, इस इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो बेसिकली किस चीज से बने हुए हैं। ये वर्ड आया कहां से, इस लैटिन वर्ड का अर्थ क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। किसके बारे में? सेल के डिस्कवरी के बारे में, कि सेल का खोज किसने किया। ये जो सेल जो वर्ड आया, तो इसको सबसे पहले किसने सीन किया, किसने जस्टिफाई किया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट्स, कि सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, सीन किया। आपको बताते चले इन 1665 रॉबर्ट हुक, किन्होंने? रॉबर्ट हुक सर। ठीक है, रॉबर्ट हुक सर, हमने रेस्पेक्ट करने के लिए चाहे आप हटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक थिन स्लाइस में, किसमें? थिन स्लाइस, वो भी किसका थिन स्लाइस? एक कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के थिन स्लाइस में उन्होंने क्या किया, इन 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में क्या किया, एक यूनिट्स को देखा, और दैट सी यूनिट्स इज नोन एज क्या? सेल। तो 1665 में रॉबर्ट हुक साहब एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में क्या देखा, उन्होंने सेल का डिस्कवर किया, सेल को देखा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने सबसे पहले सेल को कब सीन किया था? 1665 में। ठीक है, वो भी किस माइक्रोस्कोप की मदद से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 1665 रॉबर्ट हुक साहब विद द हेल्प ऑफ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। आपको बताते चले कि ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उस कंडीशंस में उतनी मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप नहीं थी। इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इतना ही थी कि ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड कर सकता था, बट ऑब्जेक्ट को उतना ही मैग्नीफाइड करता था जिससे उसका एक्सटर्नल पोजीशन दिख पाए। तो रॉबर्ट हुक साहब फर्स्ट में, सबसे पहले कंडीशंस में उन्होंने सिर्फ क्या देखा, रॉबर्ट हुक साहब ने अपने सबसे पहले कंडीशंस में सेल के एक्सटर्नल वॉल को देखा था, सीन किया था। सेल के इंटरनल में क्या, कौन कौन से सबस्टेंस पाए जाते हैं, रॉबर्ट हुक साहब ने इनको क्या किया था, जस्टिफाई नहीं किया था। रॉबर्ट हुक साहब सिर्फ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से सेल के एक्सटर्नल वॉल को ही क्या कर पाए थे, देख पाए थे। सेल के इंटरनल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से सबस्टेंस हैं, उसको उन्होंने सीन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको बताते चले कि उन्होंने देखा था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से। तो स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि ये माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप्स क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम वैसे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिख सकती। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप इज दैट इंस्ट्रूमेंट्स बाय व्हिच वी कैन सी दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट बी सीन विद अ नेकेड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और माइक्रोस्कोप्स की प्रॉपर्टी होती है, ये माइक्रोस्कोप्स की प्रॉपर्टी होती है कि माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्नीफाइड कर सकता है। इसके पास मैग्निफिकेशंस की प्रॉपर्टी होती है, किसके पास? माइक्रोस्कोप के पास। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत हाईली मैग्नीफाइड करके हमको क्या कर सकता है, सीन करने में मदद कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात रही कि हमने देखा कि 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक साहब ने जब सेल का डिस्कवर किया तो उसमें उन्होंने सिर्फ किसको सीन किया था, उसकी एक्सटर्नल वॉल को, सेल के सिर्फ एक्सटर्नल वॉल को। सेल के अंदर कौन कौन से
कंपोनेंट्स हैं उसको उन्होंने सीन नहीं कर पाया था। ठीक है, अब हम बताते चले कि रॉबर्ट हुक साहब ने अपने जितने भी वर्क किए थे उनको उन्होंने 1665 में, किसमें, रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा जो भी वर्क हुआ था उन सारे वर्क को रॉबर्ट हुक साहब ने अपने एक बुक में पब्लिश किया 1665 में। कब? 1665 में। और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया वह बुक है जो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। किस चीज के एक्सप्लेनेशंस? तो उन्होंने सेल से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी, जितने भी वर्क किए थे उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया उन्होंने क्या किया, रखा। और पब्लिश कब किया? इन 1664 में। इस 1664 के बाद 1665 के बाद सॉरी स्टूडेंट 1665 के बाद इन 1674 में एंटन वॉन लीवेनहुक साहब ने एंटन वॉन लीवेनहुक जो कि एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। कौन माइक्रोस्कोपिस्ट? डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप, कौन से माइक्रोस्कोप? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप को क्या किया, प्रिपेयर किया। और किस माइक्रोस्कोप को इन्होंने प्रिपेयर किया? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स इन 1665 के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं 1674 में एंटन वॉन लीवेनहुक साहब, ठीक है, जो कि डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। माइक्रोस्कोपिस्ट बोलते हैं किनको? जो माइक्रोस्कोप को बनाने में उनमें रुचि रखते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिस्ट। ठीक है, तो एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, कौन से माइक्रोस्कोप? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप को क्या किया, प्रिपेयर किया। और उस इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूटिलाइज उन्होंने सेल्फ किया। किस चीज के लिए? तो उस इंप्रूव माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने तालाब में तैरते हुए फ्री लिविंग सेल को देखा। सबसे पहले टाइम, फर्स्ट टाइम उन्होंने इसी माइक्रोस्कोप से, इंप्रूव माइक्रोस्कोप से पोन्स में फ्री लिविंग सेल को क्या करते हुए, तैरते हुए उन्होंने क्या किया, देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको हम बताते चले कि ये इंप्रूव माइक्रोस्कोप जो है वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स के कंपेयर्स में थोड़ा हाईली मैग्नीफाइड की प्रॉपर्टी क्या करता था, रखता था।